13 नवंबर से यानी कि कल से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। अब ये भी जानते हैं कि 13, 14 और 18 नवंबर 3 दिन तक कार्यवाही आप देखेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू होगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज की बात करें तो आज जो नए विधायक है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शाम करीब 5 बजे बुलाया गया है। हरियाणा निवास में करीब 2 घंटे तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। 15वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। 3 दिन तक हरियाणा विधानसभा का सेशन है। 13 नवंबर, 14 नवंबर और 18 नवंबर 3 दिन चलेगा सेशन। राज्यपाल के अभिभाषण से कार्यवाही शुरू होगी। शीतकालीन सत्र की लगभग तैयारियां पूरी हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आता है। अब की बार बिना नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से कोई नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए सरकार को घेरने का मौका यह मिलेगा कि विपक्ष के नेता तक को चुनने का समय कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, तो लोगों की आवाज को उठाने का दम कैसे भरे। विधानसभा का सेशन काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक तो हमने बताया कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं बनाया गया है, दूसरी ओर कुछ और अन्य मुख्य बातें देखने को मिल सकती हैं। एक और बड़ी बात है, एचकेएन के कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आ सकती है। जो घोषणा की गई थी उसे विधानसभा के पटल पर मोहर लगाकर रखा जाएगा। और भी बहुत सी खास बातें इस सेशन की, जिसके बारे में खबरें तक आपको बताने जा रहा है। फिलहाल चर्चा करते हैं आज की। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, हरियाणा की खबरों पर पैनी नजर बनाए हुए रहते हैं हमेशा देवेंद्र दांगी। आप इन्हें बखूबी जानते हैं। देवेंद्र दांगी, मैं आज आपसे सेशन के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। आपने बहुत सेशन कवर किए हैं, सत्र देखे हैं, हरियाणा विधानसभा का इतिहास भी देखा और हरियाणा राजनीति का भी। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नए विधायकों को बताया जाएगा और ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे विधायी कार्यवाही होती है, कैसे कार्यवाही आगे बढ़ती है, क्या क्या सेशन के अंदर होता है। और नए विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। हालांकि पिछले जब हम देख रहे थे 2019 का टेन्योर शुरू हुआ था सरकार का, तब भी काफी संख्या में विधायक चुनकर आए थे और 2024 में भी काफी नए विधायक चुनकर आए हैं। तो उनके लिए खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी कमल, बिल्कुल। देखिए, कई ऐसे सदस्य हैं जो बिल्कुल पहली दफा जो है वो दहलीज पर पहुंचे हैं विधानसभा की, और ऐसे लोगों के लिए ही ये खास तौर से ये सेशन रखा गया है। 2 घंटे का सत्र काफी अहम होने वाला है कमल, क्योंकि आज इस सेशन के जरिए जो नए नवेले सदस्य हैं उनको जो सीनियर साथी जो रहे हैं या अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ की जो व्यवस्थाएं संभालते हैं, जो विधायी कार्य होता है उसके बारे में तमाम उनको वो गाइड करेंगे कि कैसे जो है वो सदन में जो पूरा जो कार्य चलता है, जो विधायी कार्य होता है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है और आचरण क्या रहता है। रूल बुक जो है विधानसभा की वो क्या कहती है, अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो कैसे उसका क्या प्रारूप होता है। 0 आवर्स की बात कर लीजिए, चाहे क्वेश्चन आवर्स की बात कर लीजिए, इस तरह तमाम चीजें, जो टेक्निकल जो पॉइंट्स होते हैं कमल, वो खासतौर से 2 घंटे के इस खास प्रशिक्षण शिविर में जो है वो बताए जाएंगे नए सदस्यों को। क्योंकि नए सदस्य ऐसे हैं कि पहली दफा चुनकर वो विधानसभा में पहुंचे हैं, तो उनको एक जैसे स्कूल में नया बच्चा जब आता है तो उसको दाखिले के बाद जो है टीचर जैसे सिखाते हैं कि कैसा आचरण होना चाहिए, कैसे जो है स्कूल की पूरी प्रक्रिया चलती है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या सीखना है, वो सारी चीजें एक किस्म से वही चीज अप्लाई होती है विधानसभा में। क्योंकि पहली दफा आए हैं, जनता ने चुनकर भेजा है, बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के उनके कंधों पर है कमल। तो ऐसे में उस जिम्मेदारी का कैसे वो बेहतर ढंग से जो है निर्वहन कर सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें, तमाम जो पॉइंट्स हैं, तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं उनके बारे में ज्ञान उनको दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि कैसे पूरा विधानसभा का सत्र चलता है, उसके दौरान कैसे विधायी कार्य जो है वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। और खास बात ये रहेगी कमल, इस बार अगर विधानसभा में देखें तो कई ऐसे सदस्य हैं जो पहली दफा बिल्कुल नए नवेले चुनकर आए हैं। उनके साथ साथ अनुभव की अगर कमल बात करें तो अनुभव, जिनका लंबा चौड़ा अनुभव है, ऐसे भी कई चेहरे विधानसभा में नजर आएंगे। चाहे वो कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर कादियान की बात कर लीजिए, जो 7 दफा जो है 7वीं दफा की बार चुनकर आए, चाहे अनिल विज साहब की बात कर लीजिए, 6 दफा वो भी चुनकर जा चुके विधानसभा में। तो अब की बार विधानसभा में अच्छी बात यह है कि युवा और एक्सपीरियंस, बुजुर्गों का और युवाओं का एक अच्छा मिश्रण जो है आपकी बार देखने को मिलेगा। और सेशन कल से शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में तमाम चीजें जो है आज इस प्रशिक्षण शिविर में ये
2 घंटे का जो है कमल ये प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है। हरियाणा निवास में शाम को 5 बजे प्रशिक्षण शिविर बुलाया गया है। इसमें तमाम वो चेहरे नजर आएंगे जो नए नवेले चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, पहली दफा बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पहुंचे। तो ये देखने वाली बात होगी क्या क्या उनको सिखाया जाएगा और कौन कौन कितना क्या कुछ सीख पाता है। देवेंद्र, अब मैं बात करता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से नई सरकार बनी है फिर से बीजेपी अपने दम पर सत्ता में वापस लौटी है, 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़कर। तो ऐसे में ये जो सेशन कल से शुरू होगा, क्या लगता है विपक्ष भी अच्छा खासा मजबूती के साथ सदन में आएगा? कई मुद्दे जो गीता भुक्कल ने भी कल कहे, इसमें डीएपी खाद का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, अलग अलग वर्गों के मुद्दे भी उठाए गए हैं। अर्जुन चौटाला इनेलो की तरफ से भी यही बात कहते नजर आते थे। ये तो विपक्ष की बात। आपको क्या लगता है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो कितनी तेज धार है और सत्ता पक्ष किस तरीके से इस रणनीति का जवाब दे सकता है? थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा नेता प्रतिपक्ष के बारे में। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सत्ता पक्ष विपक्ष की रणनीति क्या कहती है? देखिए कमल, अब की बार पहली दफा ऐसा देखने को मिलेगा कि जब बगैर सेनापति के सेना मैदान में खड़ी होगी, खासतौर से विपक्ष की तरफ से अगर बात कर ली जाए, विपक्ष के तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है, जहां तक मुझे याद है, कि बगैर नेता प्रतिपक्ष के सभी जो सदस्य हैं कांग्रेस के वो सदन में होंगे। तो कहा जा सकता है, हालांकि मुद्दे उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कल गीता भुक्कल बता रही थी, हमारे साथी ने बातचीत की, जितेंद्र चौधरी ने बातचीत की, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग तमाम इशू, चाहे वो खाद का जो डीएपी की खासी किल्लत बनी हुई है, रबी का सीजन है, फसल की जो है बिजाई का समय है, लेकिन खाद के लिए लोगों को दिन रात धक्के खाने पड़ रहे हैं, लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, पुलिस की मौजूदगी में खाद बट रही है। तो ऐसे इश्यूज को वो पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया खासतौर से बेरोजगारी का। बेरोजगारी कमल वाकई एक गंभीर समस्या है और यूथ काफी ऐसा है जो सरकार से नई नवेली सरकार चुनी है, तो काफी उम्मीदें भी जो है ना युवा वर्ग को खासतौर से कि उनके लिए रोजगार सृजन का काम जो है वो सूबे की भाजपा सरकार, नायब सरकार करेगी। तो ऐसे तमाम इश्यूज को फार्मिंग सेक्टर से लगा लीजिए, एमएसपी की मांग को लेकर लगातार आवाजें उठती रहती हैं। ये बाकी कई जो कर्मचारी हैं, जैसे कच्चे कर्मचारी हैं, वो पक्का होने के लिए लगातार जो है वो अपना आंदोलन चलाते रहे हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिनको उठाने के लिए विपक्ष पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात कर लें तो हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी नई नवेली ताजा तरीन सरकार चुनकर आई है, तो भाजपा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा ना कर पाए। पूरा प्रयास रहेगा भाजपा की तरफ से। और अच्छी बात जो है कि मुफीद बात भाजपा के अगर नजरिए से कहें तो ये कही जा सकती है कि नेता प्रतिपक्ष के बगैर जो है ये सेशन होने जा रहा है। ऐसे में कहने में सीधी अगर भाषा में कहूं तो बगैर सेनापति के सेनाएं रण में खड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से। अब ये देखने वाली बात होगी कि इतना एकजुट होकर वो जो आम आदमी के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो सरकार के ऊपर सवाल दाग पाते हैं, सरकार से जवाब तलब भी कर पाते हैं। देखने वाली बात होगी। अंतिम सवाल है मेरा आपसे इस चर्चा में, इस खबर के बारे में, क्योंकि हम विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं और आपने खुद जिक्र किया कि विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, बिना सेनापति के ही अब सेशन के अंदर आएंगे विधायक उनके और अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष के पास यही तो मौका है उनको घेरने का कि आप अपना नेता प्रतिपक्ष तो चुन नहीं पाए हैं? जो आवाज बुलंद करता है नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष में रहकर जनता की भी और सरकार की कमी खामी को भी बताता है, वही विपक्ष का नेता दिखाई नहीं देगा। सब में विपक्ष के नेता दिखेंगे, ये जरूर बात कह सकते हैं विपक्ष के नेता और विधायक। लेकिन फिर भी ऐसा इतना मुश्किल कैसे हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए कि आप ये कह देते कि महाराष्ट्र चुनाव में हम व्यस्त हैं, हम झारखंड में व्यस्त हैं? इतना बड़ा जिम्मा नेता प्रतिपक्ष का होता है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगभग बीत ही चुका है। तो ऐसे में देवेंद्र दांगी, जनता ये बात पचा पाएगी कि आप ये कह देंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त आला कमान? एक नाम ही तो चुनना है, इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी है, इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी है कि आपको इतना बड़ा मंथन करना पड़े। इतने दिन बीत चुके हैं, आप 1 घंटा 2 घंटा रात को दिन को कभी भी इस पर फैसला कर सकते हैं। जी कमल, देखिए आप और मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा कोई इशू नहीं है, लंबा चौड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए, आप 1 घंटे में तय कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, जो उठापटक चल रही है, वो ना आपसे छुपी है, ना मेरे से छुपी है और ना ही प्रदेश की जनता से छिपी हुई बात है। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त जो है अंदरूनी घमासान है और यही एक बड़ा मुख्य कारण मुझे जो है कमल नजर आता है कि नेता प्रतिपक्ष जो है, सीएलपी लीडर जो है खासतौर से कहा जाएगा, वो कांग्रेस की तरफ से अभी फाइनल नहीं किया जा सका है। इसके लिए मुख्य तौर पर जो मुझे जो लगता है
वो कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, क्योंकि उम्मीदें थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बार बार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे, और लगातार ये पूरा माहौल था कि हाँ कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। पूरा मीडिया में भी कि जितने भी पोल्स थे वो भी इस तरफ इशारा करते, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो सूबे की जनता ने बिल्कुल अलग दे दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो है वो घमासान है, जो गुटबाजी जो है, चाहे वो सुरजेवाला गुट की बात कर लीजिए कमल आप, या शैलजा गुट की बात कर लीजिए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात कर लीजिए, अंदरूनी खींचतान बड़ी जबरदस्त है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर फला काम कर देते, ये हो जाता तो वो ऐसा कर देते, ऐसा हो जाता तो हम बहुमत में आ जाते। इन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है, उसको लेकर क्वेश्चन मार्क भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी बड़ा खड़ा किया गया है। वहीं हुड्डा गुट की तरफ से अगर देखें तो शैलजा के ऊपर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है कि एक कोई साधारण व्यक्ति ने किसी ने कोई बात कह दी तो उसके ऊपर इतना रूठ कर बैठने की उनको क्या जरूरत थी, जो पार्टी के लिए इतना नुकसानदायक साबित हुआ, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में कमेटी गठित की गई है जो है कांग्रेस की तरफ से, पीसीसी की तरफ से, कि वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि हार के कारण क्या रहे, हार की समीक्षा की जा रही। ईवीएम को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है जो है चुनाव आयोग को भी, लेकिन हालांकि चुनाव आयोग ने ये बार बार स्पष्ट करने का काम किया। रिसेंटली पिछले दिनों भी चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये इस तरह के बेतुके आरोप ना लगाएं, अराजकता फैल सकती है ऐसी चीजों से, इस तरह के आरोप कांग्रेस ना लगाए, बल्कि आत्ममंथन करे। तो कांग्रेस के आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जहां तक जिक्र है कमल, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में वक्त लगता है, क्योंकि वो कमेटी जो बनाई गई, वो कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हार के कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है, हुड्डा गुट जिम्मेदार है, शैलजा गुट जिम्मेदार है, या कहीं न कहीं बाकी जो चीजें जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, ईवीएम जिम्मेदार है, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका के ऊपर सवाल उठाए गए, गंभीर सवाल, क्या वो लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण करके, और वो क्या रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से उस रिपोर्ट का इंतजार भी कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान कर रहा है, और उसके बाद शायद ये तय हो पाएगा कि नेता प्रतिपक्ष या सीएलपी लीडर के रूप में किसको आगे किया जाए। ये भी है कि कहीं यहाँ पर कोई फैसला लिया जाए, उसका असर महाराष्ट्र तक ना चला जाए, झारखंड तक ना चला जाए, ऐसा भी कहीं डर ना हो आला कमान को, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। शायद यही उनके मन में बात हो। और देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे बातचीत होगी।